नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूं कि अमेरिका और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात है उसमें किस कदर तलखें पाई जाती है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने हालिया अरसे के दौरान तकरीबन 2790 हिंदुस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम होने के इल्ज़ाम में डिपोर्ट किया। आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह उन्हें हिंदुस्तान वापस भेजा गया, किस तरह डिपोर्ट किया गया और कैसी हालत में उन्हें डिपोर्ट किया गया। आप अच्छी तरह जानते हैं, उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जो ज़बान है वो तो बंद थी। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक लफ्ज़ उस बारे में नहीं कहा, लेकिन कोलंबिया के सदर ने वाज़ेह तौर पर, आप अंदाज़ा कीजिए, हिंदुस्तान और कोलंबिया का अगर तकाबुल किया जाए तो हिंदुस्तान एक अजीम शान मुल्क है। हिंदुस्तान दुनिया को तहज़ीब व तमद्दुन का दर्स देने वाला मुल्क है, इल्म का दर्स देने वाला मुल्क है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह कोलंबिया एक छोटा सा मुल्क है, एक और गैर मारूफ मुल्क है, उसने हिंदुस्तान पर बरतरी हासिल की। और हद तो यह है कि ट्रंप को उसने आंखें दिखाई और ट्रंप को साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमारे शहरियों के साथ यानी तौहीन आमेज सलूक करोगे तो उसका बुरा होगा। और यहाँ तक आप देखेंगे कि जब मिलिट्री यानी तैयारों में, फौजी तैयारों में मुख्तलिफ शहरियों को उनके ममालिक भेजा जा रहा था, कोलंबिया ने अमेरिका को खबरदार किया कि खबरदार हमारे शहरियों को अपने मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में या मिलिट्री तैयारों में ना भेजा जाए। और दूसरी तरफ देखें, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो ये कहते नहीं थकते कि माय डियर फ्रेंड ट्रंप, और ट्रंप ने क्या किया, हिंदुस्तानियों के साथ इंतहाई नारवा सलूक किया। हद तो ये है कि जो हमारे सिख ब्रदर थे या सिख भाई थे, उनकी पगड़ियाँ तक उछाल कर कूड़ेदान में डाल दी गई। तो बहरहाल ये खबर है, 2790 हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया। ये खुद हिंदुस्तान ने, हमारी हुकूमत ने एतराफ़ कर लिया है। लेकिन अब तक हिंदुस्तान ने ये नहीं कहा है कि आखिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग बंदी किसने करवाई, और अगर ट्रंप ने करवाई है तो उसका एतराफ़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये खबर है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार अगर चलते हैं तो बिहार में सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है और इल्ज़ामात व जवाब इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी ने जो कहा है उस पर बीजेपी चिराग पा है। और राहुल गांधी ने हकीकत कही थी या फिर ऐसे ही कहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि मोदी डांस करो तो वो फिर डांस करना शुरू करेंगे, क्योंकि वोट चाहते हैं, वो वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल इंसान वोट के लिए और नोट के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉलिटिशियंस की। और अगर अब जुबली हिल्स हैदराबाद चलते हैं तो फिर वहाँ पर भी ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम जारी है और कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान मुकाबला ऐसा लगता है कि टक्कर का है। तो बहरहाल हम चलते हैं अशर यासिर की तरफ। और पहली खबर जो हमने आपको सुनाई है कि गैर कानूनी जो हिंदुस्तानी तारकिन वतन थे अमेरिका में, उन्हें डिपोर्ट किया गया है, उस मामले में वज़ीर-ए-आज़म खामोश क्यों रहते हैं? देखिए, सबसे अहम चीज़ तो ये, कल हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो एक डेटा दिया उससे ये चीज़ें सामने आई हैं कि अब तक कितने लोगों को वहाँ से डिपोर्ट किया गया। दूसरी चीज़ ये कि डिपोर्ट करने का जो तरीका था वो बिल्कुल सही नहीं था। उसको लेकर के भी जब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को एक क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री माना जाता है, विश्व नेता माना जाता है, उसके बावजूद आप देखिए किस तरह से वहाँ से लोगों को डिपोर्ट किया गया। इसको लेकर के कोई भी अभी तक जवाब सामने नहीं आया है कि ऐसी चीज़ें क्यों की गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें ट्रंप से रिलेटेड, तो अभी भी ये खबर आई है कि जो H1B वीज़ा उसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। उसको लेके भी चला कि पहले ऑटोमेटिक चीज़ें चेंज हो जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सबको कहीं ना कहीं परेशानियां सामने आएंगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी ट्रंप ने जो ऐलान किया था चाइना के साथ कि हमने 10% टैरिफ कम कर दिया है, उसको लेकर के भी काफ़ी सारे ममालिक की तरफ से ऐसे जो है उन पर तनकीद की जा रही कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। अगर चाइना ताकतवर मुल्क है तो आप उसके सामने झुक गए, और कहा जाए तो झुके ही हैं, क्योंकि आपने 10% टैरिफ कम कर दिया। लेकिन फिर हिंदुस्तान के लिए ऐसी चीज़ें क्यों नहीं की गई? क्योंकि जिस तरह से अपोजिशन लीडर्स का कहना रहता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो उस तरह से खुल के बात नहीं कर पाते हैं। पता नहीं किस चीज़ का डर रहता है उनको। लेकिन जिस हिसाब से अभी कल जो चाइना की चीज़ें देखी गई थी उससे पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि 56 बार ट्रंप ये बात बोल चुके हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग हुई थी वो हमने रुकवाई थी, लेकिन उसको लेकर के अभी तक देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई कि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि कई सारे लीडर्स का
बयानात सामने आते हैं, उनका ये कहना रहता है कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री को इस पे कोई जवाब देना चाहिए। वहीं आपने दूसरी खबर की बात की है कि बिहार में आज बिहार में जिस तरह से चुनाव हो रहा है, चुनाव होने वाला है, 6 तारीख को पहले फेज़ के लिए वोटिंग होगी, उसको लेकर के अभी घोषणा पत्र मैनिफेस्टो एनडीए ने जारी कर दिया है। और एनडीए के मैनिफेस्टो में लखपति से लेकर मिशन करोड़पति तक 4 शहरों में मेट्रो भी एनडीए के संकल्प पत्र में खास बातें लिखी गई हैं। अगर हम उसके मैनिफेस्टो की बात करें तो एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरी, कौशल आधारित रोजगार और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाने का वादा किया गया। अब ये भी देखा जा रहा है कि वादे कहीं 2014 के जो वादे थे कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे और काफ़ी सारी नौकरियां मिलेंगी, उन सब चीज़ों की तरह खोखले न साबित हो जाए अगर वहाँ पे एनडीए की सरकार बनती है। दूसरी खबर जो वहाँ से काफ़ी अहम सामने आई है वो ये है कि घोषणा पत्र का जब उसको जारी किया जा रहा था उस दौरान एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वहाँ पे, अगर हम बात करें बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं, यहाँ बीजेपी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा वो वहाँ मौजूद रहे, नीतीश कुमार वहाँ मौजूद थे, चिराग पासवान वहाँ मौजूद थे, डिप्टी सीएम वहाँ मौजूद थे और कुशवाहा वहाँ मौजूद थे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि उसमें जो सबसे एक पॉइंटेड चीज़ थी वो ये थी कि इन सब चीज़ों पे जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उस पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बात कर रहे थे। उसको लेकर के हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इससे एक चीज़ ये भी सामने आती कि नीतीश कुमार को पीछे करके कहीं ना कहीं बीजेपी अपने जो डिप्टी सीएम है या अपना जो लीडर है उसको वहाँ पे एज ए प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन अब वहाँ पर एक तनाज़ा ये चल रहा है कि अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो वो कौन होगा। वैसे भी बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, लेकिन अब चाहे जेडीयू के जो कायदीन हैं वो ये नारे लगाने लगे हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर रहेंगे। पता नहीं ये नारा उन्हें लगाने की उन्हें क्यों ज़रूरत महसूस हुई। वैसे भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी नाम नहीं लिया है नीतीश कुमार का, लेकिन एक बात यह है कि जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो यानी मजबूरी ये है कि वो नीतीश कुमार के बगैर चल नहीं सकते, क्योंकि नीतीश कुमार एक उनकी बैसाखी है जबकि दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू है। वरना अगर ये दोनों बैसाखी में से एक भी बैसाखी गिर जाती है तो बहुत मुश्किल होगा मोदी हुकूमत का बरकरार रहना। अब मोदी हुकूमत या मोदी की इसी में आपकी रही कि वो नीतीश कुमार जो कहें वो करते रहें, लेकिन नीतीश कुमार की भी हालत अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो आइंदा बरसों में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, ऐसा महसूस होता है। लेकिन देखना यह है कि अवाम क्या करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जवान हैं, जोशीले हैं और उनमें अवाम की खिदमत का जज्बा मौजूद है। वो तो बिहार की तरक्की के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव के हक़ में लोगों की एक लहर चल रही है। अब देखना यह है कि बीजेपी क्या करती है कि लेकिन अगर बीजेपी या अमित शाह या मोदी जोड़ी जो है वो कुछ हेरा फेरी करती है, जैसा कि राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया, अपोजिशन ने इल्ज़ाम आयद किया कि हम हमेशा इंतखाबात में ये हेरा फेरी करते हुए इंतखाबात जीतते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। तो अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह अपने आप को इस हेरा फेरी से दूर रखता है, क्योंकि राहुल गांधी ने वादे तौर पर इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि ये बीजेपी हुकूमत के साथ साजबाज करते हुए जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन बिहार की अगर बात करते हैं तो अब देखना यह है कि आखिर तेजस्वी यादव क्या करते हैं, क्या राहुल गांधी का क्या जादू चलता है, वो भी एक अहम बात है। तो बहरहाल ये तो एक बात रही है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला जारी है और इसराइल पर सारे आलम में थू थू की जा रही है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं थू थू की जाने का मतलब क्या है कि उसे बहुत ही ज़्यादा उसके सख्त सुस्त कहा जा रहा है और उसे यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये जो माहिदा किया गया है जंगबंदी माहिदा, वो इसराइल उसकी बार बार खिलाफ वर्जी कर रहा है। कम से कम 125 मरतबा उसने जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब किया है, लेकिन अमरीका ऐसा लगता है कि यानी क़ुव्वत समाज से, क़ुव्वत बसारत से और क़ुव्वत गोयाई से महरूम हो गया है, यानी अंधा बहरा और गूंगा हो गया है। नतीजे में ये उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना उसे सुनाई दे
दे रहा है, ना वो कुछ उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार है। और हैरत की बात यह है, अमेरिका जैसे मुल्क का सदर ये कहता है कि इसराइल का एक सिपाही मारा गया, जिसके जवाब में इसराइल ने बमबारी की। अरे शर्म आनी चाहिए, एक सिपाही मारा जाता है तो तुम बमबारी कर देते हो और 100 से ज़्यादा लोगों को यानी फ़लस्तीनियों को शहीद कर देते हो, जिसमें 46 बच्चे शामिल हैं। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। तो बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा के जो अहदेदार है, उन लोगों ने जिस अंदाज में इसराइल पर तनकीद की, इसराइल ने भी कहा है कि ये लोग चुड़ैल है। जी देखिए, जिस तरह से जो चीज़ें गाज़ा में चल रही हैं, एक तरफ ये हुआ था कि जंग बंदी हो गई, उसके बाद कुछ चीज़ें वहाँ पे गड़बड़ होती हैं, फिर एक सिपाही को वहाँ पे निशाना बनाया जाता है। उसके बाद जो चीज़ें गड़बड़ होती हैं उसको लेकर के काफ़ी सारे बयानात सामने आते हैं। उन बयानात में जो ट्रम्प का बयान है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करने वाला है कि वहाँ पे एक सिपाही को मारा गया था। तो एक सिपाही, जिस तरह भी आपने बोला कि एक सिपाही के मारे जाने की वजह से आप 100 लोगों को नहीं मार सकते हैं, और आपको कोई भी इस तरह का वो नहीं दिया जाता है कि आप 100 लोगों को मार दें। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि धर्म से रिलेटेड चीज़ें हर जगह चल रही हैं। इसराइल जो क्या बोलते हैं, फ़लस्तीन में भी शायद यही रीज़न है। और लेकिन अभी सबसे अहम चीज़ ये भी है कि जो लोग उस वक्त इसराइल जो हैं क्या बोलते हैं फ़लस्तीन के साथ खड़े थे, अब उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहे हैं। इस तरह की हरकतों के बावजूद कोई बयान भी सामने नहीं है, उसको लेकर के भी एक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं अभी सामने हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला जो मसला चल रहा था, उसको लेकर के भी एक ख़बर सामने आई है, जिसमें ये भी कहा गया है कि अब टर्की की मौजूदगी में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब ये भी देखना है कि कब तक क्लियर रहेंगी। जिस हिसाब से हमने देखा कि क्या इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो चीज़ें थीं, उसमें युद्ध विराम लगा था, सीज़ फायर हुआ था, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सही करने की बात की गई थी, लेकिन वही लोग कहीं ना कहीं पीछे हट गए। अब ये भी देखना है कि जो यहाँ चीज़ें चली थी, इसमें किस तरह ठीक होंगी चीज़ें। वहीं सर एक खबर और आई थी कल, कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मंदिर के बाहर आई लव मोहम्मद लिखा गया था। जी हाँ, जी हाँ। जिसको लेकर के खबर आई थी कि कुछ लोगों ने ये चीज़ें लिखी हैं, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इस तरह के बयान देते हैं जिससे लगता है कि वो एक तरफा काम करते हैं। वो सबके मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो सिर्फ एक तबके के मुख्यमंत्री हैं जो कि वहाँ पे ज़्यादा तादाद में है। दूसरी खबर ये कल सामने आती है कि जिन लोगों ने वहाँ पे ये लिखा था, उनके बारे में जब पता चला, तहकीकात तो पता चला वो सारे नॉन मुस्लिम थे। और चीज़ों को भड़काने के लिए, वहाँ पे जो एकता है उसको तोड़ने के लिए, दंगे भड़काने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, और उनके आपसी कोई ज़मीनी विवाद था उसको ज़्यादा वो करने के लिए ये सारे काम किए गए थे। उसी तरह खबर और आज सामने आती है सर कि राजस्थान सरकार ने कल एक कल जो है एक वहाँ का क्या बोलते हैं, राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्टेड जो धर्म वाला है वो एक शुरू किया है, जिसमें धर्म परिवर्तन करने पे आपको जो है कानून जो है तत्काल कानून के प्रभाव से आपको सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर कोई मुसलमान हिंदू होता है तो उसको ये सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर कोई हिंदू मुसलमान होता है तो उसको ये सज़ा दी जाएगी, या फिर हिंदू अगर कोई क्रिश्चियन होता है या किसी भी मज़हब में और जाता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर कोई भी मज़हब का बंदा हिंदुइज्म में जा रहा है तो उसको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। तो एक तरह से आप ये भी देखिए कि एक सीधा सीधा जो है आप टारगेट कर रहे हैं। ये कानून नहीं है, ये कानून से खिलवाड़ करना है, ये कानून की तौहीन है, कानून की बेइज्जती है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं, जहाँ तक मुसलमानों को बदनाम करने का सवाल है, उत्तर प्रदेश की हुकूमत मुसलमानों को बदनाम करने में काफ़ी बदनाम है। जैसे कि ऐश्वर्या सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं है, सारे अवाम के चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि वो अपने आप को एक मखसूस तबके के चीफ मिनिस्टर समझते हैं। और खुली बात है कि वो अपने आप को जो बीजेपी के हामी हैं उनके चीफ मिनिस्टर समझते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि जो जुल्म करता है, जुल्म ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं होता, कहीं ना कहीं वो इस तरह फंसता है कि दोबारा निकल नहीं सकता। और योगी आदित्यनाथ का क्या हाल होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आपको बता दूं कि वहाँ पर जिस अंदाज में मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश पर अमल किया जा रहा है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा पाया गया, और वो भी स्प्रे पेंट से लिखा गया था। और आप देखेंगे कि जब पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही हरकती है और इतने कदर माहिर है कि उसने जैसे ही ये वाक़या मंजरेआम पर आया कि मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया, 10 मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। और जब हकीकत सामने आई तो पुलिस की भी
पोल खुल गई, पुलिस के भी होश उड़ गए और पुलिस की भी हवा निकल गई कि ये तो मुसलमानों का काम नहीं बल्कि खुद हिंदुओं का काम है, उन हिंदुओं का काम है जो संघ परिवार की हामी हैं, जो बीजेपी के हामी हैं। तो बहरहाल 4 हिंदू नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और फिर आपने देखा कि एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। अगर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं और योगी आदित्यनाथ जैसा बेहिस चीफ मिनिस्टर उसी पर खामोश रहता है, वैसे तो खामोशी इनकी मैं समझता हूँ कि फितरत में भरी हुई है, आदत में भरी हुई है, लेकिन बकवास करना भी ये खूब जानते हैं। और मुसलमानों का मामला आता है तो बकवास शुरू कर देते हैं। जब इस तरह के वाक़यात फ़िरका परस्त दरिंदे गिरफ्तार होते हैं तो खामोशी इख्तियार करते हैं, वो भी मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह अगर तासुब व जानिबदारी का सिलसिला जारी रहा तो फिर ये कानून का कत्ल होगा, कानून का गला घोंटने के मुतरादिफ होगा, दस्तूर से, और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत से छेड़छाड़ होगी। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में जब ये 2 मंदिरों पे आइला मोहम्मद के नारे लिखे गए थे वहाँ पे, उसको लेकर के पुलिस जब वहाँ पहुँचती है और उस नारों को मिटाने की कोशिश करती है तो वहाँ पे करनी सेना के लोग पहुँच जाते हैं। जी जी। करनी सेना के लोग कहते हैं कि आप इसको नहीं मिटा सकते हैं, इसके लिए कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग वहाँ पहुँचते हैं उनको हटाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद वो किसी और को बुला लेते हैं, तो फाइनली उनको भी पुलिस उठा के ले जाती है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आखिर ऐसी मानसिकता के लोग, जो ऐसी मेंटेलिटी के लोग हैं, जो हर वक्त, अभी हम देखते हैं कई मेल कर देते हैं, कुछ कहीं मैसेज कर दिया मुसलमान की आईडी बना करके, तो इन तरह की चीज़ों को रोकने के लिए भी उन मुख्यमंत्रियों को, उन राजनेताओं को जो हमेशा हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड बयान देते हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि ना वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अपने अंजाम को तो वो पहुँचेंगे ज़रूर और उनका इबरतनाक अंजाम होगा। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।